इस सोच में डूबा हुआ था कि इस वक्त अब कदम पीछे नहीं हटा सकते। उसे इस मिशन को फिलहाल तब तक रोकना होगा जब तक वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ना निकाल ले। सिन्हा सर ने एक बैकअप टीम तैयार कर रखी थी कि जरूरत पड़ने पर बाकी टीमों की मदद की जा सके। कुछ वक्त बाद सारे दोस्त अपनी अपनी तय लोकेशंस पर पहुंच गए। उन्हें दूर सामने अपना टारगेट मुश्ताक का कैंप साफ नजर आ रहा था। चारों टीम ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया और बताया कि सभी अपने टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं। चारों टीमें कैंप पर नजरें जमाए बैठी थीं। उन्होंने नोटिस किया कि मुश्ताक के कैंप में सन्नाटा तो पसरा था, लेकिन एक तंबू में काफी हलचल महसूस हो रही थी। यह वही तंबू था जहां बॉम्ब बनाए जा रहे थे। यह देख उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि इस वक्त यहाँ ऐसा भी क्या हो रहा है। चारों दोस्त ने देखा कि प्लान के मुताबिक कबीर उन्हें खेमे से बाहर ही खड़ा दिखना चाहिए था, लेकिन वह तो वहां कहीं आसपास नजर ही नहीं आ रहा था। उन्हें अब शक हो चला कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उस वक्त सुबह के तकरीबन 3 बज रहे थे और सोल्जर्स का मुश्ताक कैंप पर हमला करने का समय 4 बजे तय हुआ था। कुछ ही देर में सोल्जर्स बिना कोई खास हलचल किए अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए ताकि जैसे ही इशारा मिले वो हमला शुरू कर सकें। लियाकत से बात करते वक्त कबीर ने समय देखा तो समझ गया कि अब तक उसके साथ ही यहाँ से कुछ दूरी पर अपनी पोजीशन संभाल चुके होंगे। वह सोचने में लगा था कि कैसे इस परेशानी से बाहर निकला जाए जिससे नुकसान ना के बराबर हो और काम भी हो जाए। मिशन तय वक्त से जितना पीछे हटेगा उनकी टीम के लिए दिक्कत उतनी ही बढ़ सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मिशन तो आज पूरा होकर ही रहेगा। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ देर बाद कबीर ने लियाकत को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिससे वह समझ गया कि आरिफ शायद थका हुआ है, इसलिए बात करने के मूड में नहीं है। वो अब उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम आराम करो, मैं जाकर देखता हूँ कि काम सही से चल रहा है नहीं। लियाकत अब वापस अपने तंबू में सोने चला गया। कबीर कुछ देर तक तंबू में बैठा रहा और वह वहां से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। रास्ता साफ देखकर उसने अपनी टीमों को रुकने का इशारा किया। दूर बैठे दोस्तों ने जब यह देखा तो समझ गए कि उन्हें कुछ वक्त रुकना होगा। कबीर थोड़ी देर तक खामोश सा खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, क्योंकि उसके दिमाग में अब तक आ चुका था कि उसे क्या करना है। लेकिन इस काम में रिस्क बहुत था, पर इस वक्त यही करना सबसे बेहतर होगा। कबीर जल्दी से उस जगह पर गया जहां ट्रांसमीटर छिपा था। उसने सिन्हा सर को मैसेज भेजा और वहां के हालातों के बारे में यह भी बताया कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ वक्त बाद सिन्हा सर ने उसके प्लान को परमिशन दे दी। सिन्हा सर ने चारों दोस्तों को खबर दी कि वहां क्या गड़बड़ हुई है और कबीर का प्लान क्या है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए कबीर ने अपनी टीम को चुना, जिसे उसकी गैर हाजिरी में जय लीड कर रहा था। कबीर घूमते हुए उस तंबू में जा पहुंचा जहां आतंकी अपने काम में जुटे हुए थे। कुछ ही देर में वहां लियाकत भी आ पहुंचा। कबीर को वहां देख वह चौंका। तुम यहाँ सोए नहीं अभी तक? कबीर, कोशिश तो की थी सोने की, पर सो नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ आकर देख लूं कि काम कैसा चल रहा है। ऐसे कामों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लियाकत, हाँ बिल्कुल, मैं भी इसीलिए आया था। दोनों अब तंबू में इधर उधर घूमने लगे और आतंकियों को काम करते देखने लगे। कबीर बार बार उन्हें उनकी छोटी छोटी गलतियों पर टोकने लगा और उन्हें ढंग से काम करने को बोलने लगा। दूसरी तरफ चारों टीमें पीछे हट गईं। जय एक सोल्जर के साथ वहीं रुका रहा। तीनों दोस्त जहां उसके लिए फिक्रमंद थे, क्योंकि खतरा उसके लिए भी था। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना वहां से मिशन खत्म करके लौटना, क्योंकि तब आपकी पीठ दुश्मनों की तरफ होती है। पर जय अपने काम के लिए उत्साहित था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर कबीर सर ने अपने तीनों दोस्तों की बजाय उस पर भरोसा किया था, तो इस बात की उसे खुशी तो होनी ही थी। वह अपने साथी के साथ वहीं बैठा कबीर के इशारे का इंतजार करने लगा। लगभग 10-15 मिनट बाद कबीर लियाकत के साथ तंबू से बाहर निकल गया और बातें करते हुए दूर जा खड़ा हुआ। कबीर का चेहरा और लियाकत की पीठ जय की तरफ थी।
जय और उसका साथी थोड़ा और आगे बढ़ाए थे। कबीर ने अब बातें करते हुए चारों ओर देखा, फिर लियाकत से नजरें बचाकर जय को इशारा कर दिया। बस इसी वक्त का तो जय को बेसब्री से इंतजार था। उसने अपने साथी को इशारा किया तो उसने अपने पास मौजूद रॉकेट लॉन्चर को जय को थमा दिया। जय ने उसे अपने कंधे पर रखा और आतंकवादियों के उस तंबू की तरफ निशाना साधा जहां बॉम्ब बनाए जा रहे थे। अगले ही पल उसने फायर कर दिया, जो सीधे जाकर उस तंबू में लगा। वहां पहले से ही बारूद मौजूद था, इसलिए वहां एक बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ। एक ही पल में तंबू और उसमें मौजूद 24-25 आतंकियों के चिथड़े उड़ गए। वहां से दूर खड़े लियाकत और कबीर उस जबरदस्त धमाके से एक और जा गिरे। काम होते देख खुश होता हुआ जय सोल्जर को साथ लेकर अब जल्दी से पीछे की तरफ भागा, जहां उसकी टीम उसका इंतजार कर रही थी। तीनों दोस्तों की टीम ने भी उस धमाके की तेज आवाज को सुना तो समझ गए काम हो गया। अचानक हुई इस हरकत से कैंप में अफरा तफरी मच गई। मुस्ताक समेत सभी आतंकी अपने तंबुओं से बाहर अपने हथियारों समेत आ गए। पहले तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन जब उन्होंने सामने तंबू को जलते देखा तो समझ आया कि ये क्या था। लियाकत और कबीर भी उठकर मुस्ताक के पास जा पहुंचे। मुस्ताक गुस्से से बोला, ये कैसे हुआ, किसने किया? हैरान खड़ा लियाकत बोला, लगता है दुश्मनों ने हमला कर दिया है। मुस्ताक के एक इशारे पर आतंकियों ने चारों दिशाओं में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। चारों टीमें तो पहले ही उनकी गोलियों की पहुंच से दूर जा चुकी थी। दुश्मनों की गोलियों से उनकी बौखलाहट का साफ पता चल रहा था कि वो इस नुकसान से बुरी तरह तिलमिला गए थे। जय अपने साथी के साथ अभी आधे ही रास्ते में पहुंचा था कि गोलीबारी शुरू हो गई थी। दोनों अब जल्दी से जमीन पर लेट गए और धीरे धीरे आगे खिसकने लगे। उन्हें कभी अपने सिर के ऊपर से गुजरती हुई गोलियों की सरसराहट सुनाई देती तो कभी सामने पेड़ों पर आ लगती गोलियों का एहसास होता। यहाँ तीनों दोस्तों को तो उधर कबीर को उनकी सलामती की चिंता हो रही थी। गोलियां बरसाते हुए मुस्ताक के आतंकी उस जंगल की तरफ चल पड़े। कबीर भी उनके साथ चला। दोनों सोल्जर्स जल्दी ही आतंकियों की पहुंच से दूर अपनी टीम के पास वापस लौट आए। काफी देर तक लगातार गोलियां बरसाने के बाद और आसपास देखने पर जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो कबीर ने सभी को और दूर जाने से रोका और वापस चलने का इशारा किया। सभी आतंकी गोलीबारी बंद कर जब वापस लौटने लगे तब अपने वापस जाने की खबर देने के लिए कबीर ने गुस्से में खींचने का नाटक करते हुए हवा में 6 गोलियां दागी। इन गोलियों की आवाज सुनते ही चारों टीमें समझ गईं कि दुश्मन वापस जा रहे हैं। उन्हें एक बार फिर आगे बढ़कर अपनी पुरानी पोजीशन संभालनी होंगी। अब तकरीबन 5 बज रहे थे। सोल्जर्स अपने मिशन से 1 घंटे लेट हो चुके थे। पता नहीं और कितना वक्त लगने वाला था, लेकिन इतना तय था कि ये लड़ाई उनके लिए अब और कठिन होने वाली है, क्योंकि पहले अंधेरा उन्हें दुश्मन के वार से उनकी नज़र से बचने में मदद करता, लेकिन अब जो होगा आमने सामने होगा। जय ने तीनों टीमों को अपनी और अपने साथी की सलामती की खबर दी, जिसे सुनकर ऋषभ देव और मंजीत ने राहत की सांस ली। सभी अब एक दूसरे से और सिन्हा सर से कांटेक्ट में थे। एक बार फिर चारों टीमें आगे बढ़ अपनी पुरानी पोजीशन की तरफ चल पड़ी। सारे आतंकी अपने कैंप में वापस आ गए। कबीर मुस्ताक के पास आ खड़ा हुआ, जो लियाकत के साथ जलते हुए तंबू के पास खड़े थे। दूर दूर तक आतंकवादियों की लाशें पड़ी थीं। कबीर, ये दुश्मनों का हमला नहीं था कमांडर। लियाकत, जो अपने इस नुकसान से तिल मिलाया हुआ था, चीखते हुए बोला, लगता है आरिफ साहब आप होश में नहीं हैं। यहाँ हमारे इतने साथी मारे गए, जान और माल का भारी नुकसान हुआ है, और आप कहते हैं कि दुश्मन का हमला नहीं है। कबीर, नुकसान का अफसोस मुझे भी है लियाकत, लेकिन मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो सच है। 40-45 मिनट तक लगातार फायरिंग की है हमारे आदमियों ने। जंगल में जाकर देखा, लेकिन कुछ मिला नहीं ना। अगर दुश्मन थे तो कहाँ गए? धमाके के तुरंत बाद ही हमारी फायरिंग शुरू हो गई थी, तो फिर उन्हें क्यों नहीं लगी? कहाँ गायब हो गए दुश्मन पलक झपकते ही? मुस्ताक सोच में पड़ गया। कबीर, दुश्मन होंगे तो मिलेंगे ना। हम पहले ही अपनी बहुत सारी गोलियों को फिजूल में बर्बाद कर चुके हैं। लियाकत, तो क्या ये खुदकुशी है? कबीर, यही समझ लो। मुस्ताक और लियाकत हैरान से कबीर को देखने लगे। मुस्ताक, कहना क्या चाहते हो? कबीर,
माफ़ी चाहूँगा कमांडर, क्योंकि शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन जब मैं धमाके से कुछ ही वक्त पहले इस तंबू में आया था तो देखा कि कुछ लोग बॉम्ब बनाने में सही से सावधानी नहीं बरत रहे थे। मैंने उन्हें टोका भी था। क्यों लियाकत? मैंने टोका था ना कुछ को। लियाकत अब थोड़ा शांत हुआ। हाँ, टोका था। कबीर, मैं तंबू से बाहर आ लियाकत से बात कर ही रहा था कि इनकी एक लापरवाही से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तभी उस तंबू में एक भयंकर धमाका हुआ। आगे का तो आपको पता ही है। ये हमारे साथियों की ही गलती के कारण हुआ है। बॉम्ब बनाते समय कोई चूक हुई जिससे ये सब हुआ है। मुश्ताक अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? एक के बाद एक नाकामयाबी हाथ लग रही है, और अब ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। बहुत नुकसान हुआ है हमें। कबीर, हालात जरूर थोड़े मुश्किल हैं कमांडर, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम ज़रूर जीतेंगे। मुश्ताक ने सभी को चौंका न रहने को कहा और निराश सा अपने तंबू में चला गया। उसने लियाकत और कबीर को अपने साथ आने को कहा। दूसरी तरफ चारों टीमें धीरे से आगे बढ़ अपनी पुरानी पोजीशंस पर आ गई थीं और इधर उधर घूम रहे आतंकियों पर नजरें जमाए हुए थी। एक आतंकी घूमते हुए देव की टीम की दिशा में जा खड़ा हुआ और फोन पर किसी से बातें करने लगा। देव की टीम एकदम स्थिर हो गई, क्योंकि उनकी जरा सी हलचल उनके प्लान को बिगाड़ सकती थी। कुछ देर बाद वह आतंकी जाने लगा कि देव की टीम के एक सोल्जर को किसी जंगली कीड़े ने पैर पर जोर से काटा, जिससे वह एकदम से पीछे हटा और फिसलकर गिर पड़ा। उसके गिरने से सूखे पत्तों की हुई आवाज़ से वह आतंकी सतर्क हो गया। उसने पीछे मुड़कर उस ओर देखा। सुबह की रोशनी होने लगी थी। सभी सोल्जर्स अपनी जगह पर छिपे बैठे थे। आतंकी को कुछ दिखा तो नहीं, पर हाँ, शक जरूर हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से वापस कैंप की तरफ बढ़ने लगा। देव को महसूस हो चुका था कि ये आतंकी उनका प्लान खराब कर सकता है। उसने एक सोल्जर को इशारा किया तो उसने अपनी साइलेंसर लगी गन से उस पर निशाना साध दिया और शूट कर दिया। वह आतंकी वहीं धराशायी हो गया। दो सोल्जर्स फुर्ती से जंगल से बाहर निकल उसकी लाश को उठा लाए। तभी उस आतंकी का दोस्त जो उससे बात करने आ रहा था, उसने उन सोल्जर्स को जाते देख लिया। यह देख वह जल्दी से कैंप की ओर भाग दिया।